राजमदारी इस दुनिया से चला तो गया था, लेकिन जाते जाते एक करतब दिखा गया था। वो मदारी जो था, उसने देवा काली वाह को पुकार लिया था। इस तरह मोहसिन राव आसमान से गिरकर खजूर में नहीं अटका था, बल्कि सीधा पाताल में चला गया था। और ये बात उसे मालूम न थी, न जोगी रामपाल को। वो रात मोहसिन राव ने जोगी रामपाल के साथ उसके खेमे में गुजारी। सुबह को यहाँ हिदायतुल्लाह को आना था और शाम को नादरा को मोहसिन राव से मिलने के लिए नहर के पुल पर आना था। नादरा ने कहा था कि वो अपना सामान लेकर उस बस्ती को खैराबाद कहकर आए, क्योंकि वो उसे अपने साथ बहराम नगर ले जाना चाहती थी। सुबह को वक्त मुकर्रर पर हिदायतुल्लाह आ पहुंचा। उसने जो दोनों को इकट्ठा देखा तो खुशी से झूम उठा। उसे मोहसिन राव के यहाँ मिलने की तवक्को नहीं थी। साहिब जी, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है जोगी महाराज ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। हिदायतुल्लाह ने जोगी रामपाल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हिदायतुल्लाह, उस जालिम का खात्मा हो चुका है, मोहसिन राव ने बताया। वो है कहाँ? जंगल में पड़ा है। फिर तो आपको यहाँ रुकने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। जोगी महाराज को उनकी बस्ती में छोड़कर हम गढ़ी बहराम नगर चले जाएंगे। बीबी वहां मुंतजिर बैठी हैं। आपको साथ देखेंगी तो वो भी हर फिक्र से आज़ाद हो जाएंगी। हिदायतुल्लाह ने तजवीज़ पेश की, जिसे मोहसिन राव ने फौरन मान लिया। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो इस इलाके से अब फौरन निकल जाना चाहता था। जोगी रामपाल और हिदायतुल्लाह ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और फिर वो तीनों बहराम नगर की तरफ रवाना हो गए। दोपहर तक वो बहराम नगर पहुंच गए थे। जोगी रामपाल को उसकी बस्ती में छोड़ा और फिर हिदायतुल्लाह मोहसिन को लेकर गढ़ी बहराम नगर पहुंच गया। उस गढ़ी को देखकर मोहसिन राव को अपनी सावनपुर वाली हवेली याद आ गई। उसकी याददाश्त के आईने पर जादू की जो गर्द जम गई थी, वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। गुजरा हुआ वक्त अंगड़ाई लेकर उठ बैठा था। सावनपुर की हवेली के साथ उसे फौरन ही अपने चचा राव अहमद अली का ख्याल आ गया। अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं रहा। वो खूब चैन की बसरी बजा रहा होगा। फिर उसने उसकी गुमशुदगी के बारे में उसके वालिदैन को जाने क्या बताया होगा। बाबा और मम्मी तो परेशान होकर रह गए होंगे। खैर, कोई मसला नहीं। वो अब बच्चा नहीं रहा है। ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तजुर्बेकार हो चुका है। वो एक एक को देख लेगा। फिलहाल तो नादरा उसके सामने खड़ी थी। अभी तो उसे देखना था। जब हिदायतुल्लाह मोहसिन राव को साथ लेकर गढ़ी के गेट में दाखिल हुआ तो नादरा ने फौरन ही उसको देख लिया था। वो सामने अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में खड़ी थी। जीप के अंदर दाखिल होते ही जैसे ही उसकी नज़र मोहसिन राव पर पड़ी तो वो खुशी से दीवानी हो गई। वो तेजी से नीचे उतरकर गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंच गई। तभी हिदायतुल्लाह मोहसिन राव के साथ गढ़ी के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचा। नादरा ने मोहसिन को देखा, मोहसिन ने नादरा को देखा। आंखों से आंखें मिली, होंठों पर तबस्सुम आ गया, आंखों में शौक जाग गया। दोनों बेख्तियार एक दूसरे की तरफ बढ़े। हिदायतुल्लाह की मौजूदगी में हिजाब माने आया। दोनों तरस कर रह गए। कमाल मोहसिन आप आ गए। नादरा के लहजे में बेपनाह मुसर्रत थी। हम तो शाम को आपकी तरफ आने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, बस हिदायतुल्लाह के आने का इंतजार था। तो मैं वापस चला जाता हूं। नहर वाले पुल पर पहुंचकर आपका इंतजार करूंगा, मोहसिन ने हंसकर कहा। अब आपको कौन जाने देगा, नादरा ने बहुत खुलूस से कहा। मैं इस कड़ी में आपको खुशामदीद कहती हूं, लेकिन ये तो बताइए, ये आपने अपना हुलिया क्या बना रखा है? साहेब, हम जंगल से आ रहे हैं, मोहसिन राव ने नादरा की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा। इसीलिए जंगली बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, वो राजमदारी के जादू का क्या बना? नादरा ने पूछा। बीबी, उसका सहर टूट गया, तभी तो मोहसिन साहिब आपके सामने मौजूद हैं, हिदायतुल्लाह ने कहा। हाँ, वाकई इनका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? नादरा ने हाथ के इशारे से अंदर चलने को कहा। वो मोहसिन राव को गढ़ी के आलीशान ड्राइंग रूम में ले आई। मोहसिन राव एक सोफे पर बैठ गया। हिदायतुल्लाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। मोहसिन राव ने अब तक जो बीती थी वो कह सुनाई। नादरा सारी रुदास सुनकर कहने लगी। इसका मतलब है कि जोगी रामपाल काम का आदमी निकला। मैं तो उसे महज सपेरा समझ रही थी। नहीं, वो महज सपेरा नहीं है, वो जादू जानता है। उसने राजमदारी के जादू का तोड़ करके उसे ठिकाने लगा दिया। रास्ते में जोगी रामपाल ने बताया कि राजमदारी की मौत ही उस जादू का तोड़ था। राजमदारी की जिंदगी में मुझे बड़े से बड़ा जादूगर उसके चुंगल से नहीं छुड़ा सकता था। जोगी रामपाल ने मुझे उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए कई अमल किए। उसने बहुत मेहनत की। फिर इस चक्कर में उसने अपने कीमती सांप भी गंवा दिया। उसके बारे में जोगी रामपाल ने एक ही पुरस्कार बात कही थी, जो कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आई, मोहसिन राव ने बताया। ऐसा क्या कहा? नादरा ने पूछा।
उसने बताया कि उस सांप ने राजमदारी का काम तमाम करने के लिए आज़ादी तलब की थी। वो जोगी रामपाल को देना पड़ी, क्योंकि बकौल उसके इस काम को कोई और नाक नहीं कर सकता था। ये सपेरों और सांपों की दुनिया भी बड़ी अजीब है। आपने जोगी रामपाल से वजाहत तलब नहीं की? नादरा ने पूछा। हाँ, मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो बात टाल गया। मेरा ख्याल है कि वो सांप जोगी रामपाल की कैद में होगा। उसने उसे आज़ादी देकर ये काम करवा लिया। नादरा ने बात की तह तक पहुंचने की कोशिश की। अच्छा खैर, छोड़ें इस मसले को। आप जाकर मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए कपड़े भिजवाती हूँ। ठीक है। मोहसिन राव फौरन खड़ा हो गया। देखो हिदायतुल्लाह, मोहसिन साहब को मेहमान वाले कमरे में ले जाओ। फिलहाल मैं बाबा जान के कपड़े भिजवाई देती हूँ, फिर 1-2 दिन में नए कपड़े सिल जाएंगे। मास्टर रज़ाक से कह देना कि शाम को आकर नाप ले जाए। नादरा ने कहा। ठीक है मोहसिन, आप अपने कमरे में चलें, नहाएं धोएं, कपड़े तब्दील करें। आपको शिद्दत की भूख भी लगी होगी। मैं खाना लगवाती हूँ, साथ ही खाना खाएंगे, नादरा ने कहा और ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोहसिन राव हिदायतुल्लाह की रहनुमाई में मेहमान खाने की तरफ चला। ये एक शानदार कमरा था। एक तवील अरसे बाद मोहसिन राव को ऐसा पुरासाइश कमरा नसीब हुआ था। अब उसे हर लम्हे बात बात पर अपना घर, अपनी हवेली याद आ रही थी। अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मोहसिन राव को हैरत हो रही थी कि इतने साल उसने अपने माँ बाप के बगैर कैसे गुजार दिए। राजमदारी के अमल ने उसका दिलो दिमाग मुअत्तल कर दिया था। वो अपना घर तक भूल गया था। उसके दिल में राजमदारी के कच्चे मकान की मोहब्बत भर गई थी। वो उस बस्ती से निकलना नहीं चाहता था और अब शहर टूटते ही वो 12-13 साला मोहसिन बन गया था। शिकार पर निकलने और कत्ल की साजिश के वाक़यात बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। हिदायतुल्लाह उसे कमरे में पहुंचा कर चला गया। मोहसिन राव खूबसूरत बेड पर नीम तराश होकर कपड़ों का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद एक मुलाजमा राज बहराम नगर के 2-3 जोड़े मेज पर रखकर चली गई। मोहसिन राव एक जोड़ा लेकर गुसलखाने में घुस गया। ये एक पुरासाइश गुसलखाना था। नहाकर जब वो कद्र आदम आईने के सामने खड़ा हुआ तो अपने आप को देखकर हैरान रह गया। वो क्या से क्या हो गया था। राजमदारी के घर में एक छोटा सा आईना था और वो भी चटका हुआ। उसमें पूरा चेहरा भी नजर नहीं आता था। उसे अपना चेहरा भी टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ता था। आज एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने वजूद को आईने में देखा तो वो अपने आप में खो गया। इस आईने में कभी वो 13-14 साला मोहसिन को देखा करता था। आज वो 18-19 साल का था। उसकी उठान तो बचपन ही से अच्छी थी। जवानी ने तो क़यामत ढा दी थी। वो उस पर टूटकर बरसी थी। मोहसिन का लड़कपन गायब हो चुका था। नौजवान मोहसिन उसके सामने था। वो एक बहुत पुरकशिश नौजवान बन गया था। कसरती सडोल जिस्म, सीने पर काले और घने बाल, चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, सफ़ेद रंगत, किताबी चेहरा, मकनातीसी आंखें। वो आईने में खुद को हर जाविये से देख रहा था और खुश हो रहा था। वो ये तो जानता था कि वो खूबसूरत है, लेकिन ये नहीं जानता था कि इस कदर खूबसूरत है। आज उसे अपने इंतहाई हसीन होने का यकीन हो गया। खुद को आईने में देखते देखते अचानक उसको ये एहसास हुआ कि वो गुस्लखाने में अकेला नहीं है। इस एहसास के साथ ही उसने अपने कदमों में पड़े तौलिए को उठाकर फौरन अपने गिर्द लिपेट लिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। दरवाज़ा बंद था। फिर उसने गुस्लखाने में चारों तरफ नजरें घुमाई। गुस्लखाने में उसके अलावा कोई ना था, लेकिन ये एहसास अब भी कायम था कि गुस्लखाने में उसके अलावा भी कोई है। इस ख्याल ने उसके दिल में खौफ सा पैदा कर दिया। वो मजीद वहां नहीं ठहर सका। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकल आया। बाहर आया तो एक मुलाजिमा उसकी मुंतजिर थी। उसे देखकर वो कहने लगी, बीबी आपका खाने की मेज़ पर इंतज़ार कर रही हैं। हाँ ठीक है चलो, मोहसिन ने कहा और उस मुलाजिमा के साथ चल दिया। खाने के कमरे में खाना सजाए नादरा उसकी मुंतजिर थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। राजा बहराम नगर के कपड़ों में वो बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। नादरा ने उसे तहसीन आमेज नज़रों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? बुरा लग रहा हूं ना? भाई मांगे के कपड़ों में बंदा ऐसा ही लग सकता है। मोहसिन राव ने हंसते हुए एक कुर्सी खींची और बड़े मुहज्जिबाना तरीके से बैठ गया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब, बिल्कुल राजकुमार। नादरा ने उसकी तारीफ की। राजकुमार न सही, छोटा मोटा जमींदार जरूर हूं, और ये और बात है कि फिलहाल बेजमीन हूं। उसने खाना निकालते हुए कहा, मोहसिन बेफिक्र हो जा, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीनें दिलवा कर रहूंगी। जरा बाबा जानी आ जाएं। उसने बड़े पुरअज़्म लहजे में कहा। राजा साहब कहीं गए हुए हैं? मोहसिन राव ने पूछा। हाँ आजकल वो पेरिस में हैं।
नादरा ने बताया। पेरिस में? हाँ, नादरा ने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरे बाबा जानी बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। एंजॉय करना कोई उनसे सीखे। खेल तमाशों मेले ठेलों के बहुत शौकीन हैं। शिकार से दिल भर जाता है तो सैरो तफरी को निकल जाते हैं। आजकल उन पर सयाहत का भूत सवार है, नादरा ने बताया। और ये भूत कब उतरेगा? मेरा मतलब है कि मोहसिन राव ने बात मुकम्मल ना की। मैं आपका मतलब समझ गई, नादरा मुस्कुराकर बोली। बस वो 2-4 दिन में आने ही वाले हैं। बाप पर तो सयाहत का भूत सवार है, चलिए मान लिया, लेकिन बेटी पर आजकल कौन सा भूत सवार है? मोहसिन राव ने हंसकर पूछा। ये जो मेरे सामने बैठा है, नादरा के मुंह से बेसाख्ता निकला। मोहसिन राव उसका जवाब सुनकर खुश हो गया। उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहने लगा, भाई बहुत खूब। मोहसिन, इस घड़ी में आए हुए मुश्किल से 1-1.5 घंटा हुआ है, लेकिन जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा है जैसे तुम यहां काफी अरसे से हो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? नादरा ने पूछा। मैं क्या जानूं, मोहसिन राव ने मासूमियत से कहा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें राखी याद नहीं आती? नादरा ने उसे गहरी निगाहों से देखा। वो बेचारी मेरे जंगल से लौटने का इंतजार कर रही होगी। तुम जानती हो नादरा के राजमदारी जंगल में जादू सिखाने नहीं ले गया था, मोहसिन राव ने इंकिशाफ किया। तो फिर? नादरा ने पूछा। वो मुझ पर मुकम्मल कब्जा चाहता था। उसने ऐसा अमल शुरू किया था कि अगर वो मुकम्मल हो जाता तो मेरी सारी याददाश्त गुम हो जाती, मैं एकदम उल्लू बन जाता। वो जो कहता मुझे उस पर अमल करना होता। ये बात मुझे जोगी रामपाल ने बताई थी। शुक्र है मोहसिन तुम बच गए, नादरा ने ठंडा सांस भरा। हाँ वाकई, मोहसिन ने कहा। मैं राखी की बात कर रही थी। सुना है वो तुम्हें बहुत चाहती थी। नादरा ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। ये सच है, मोहसिन राव ने सिद्क़े दिल से कहा। सुना है वो भी बहुत खूबसूरत है। हाँ ये भी सच है, मोहसिन राव ने इकरार किया। फिर पूछा, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। हाँ मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन देखने की तमन्ना ही रही। ये बात मुझे हिदायतुल्लाह ने बताई। उसने उसको देखा था, नादरा ने बताया। तुम राखी का जिक्र क्यों ले बैठी हो? मोहसिन राव को तशवीश हुई। ऐसे ही। तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा नहीं, गैर जरूरी लग रहा है। तो फिर किसकी बात करूं? अपनी, सिर्फ अपनी, मोहसिन राव ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं क्या हूं? यह अजीब सवाल था। तुम साहिरा हो। अगर मैं साहिरा हूं तो तुम भी कम नहीं। तुम जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर, जिसने नादरा जैसी लड़की का दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया है। नादरा, अगर मैं महज एक मदारी का बेटा होता तो क्या तुम फिर भी इस कदर चाहती? मोहसिन ने पूछा। वाह, तुमने ये क्या सवाल किया? नादरा ने खाना खाते खाते अपना हाथ खींच लिया। अरे खाना तो खाओ, मोहसिन राव ने उसे टोका। हाँ खाती हूं, पहले तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, नादरा ने बड़ी संजीदगी से कहा। जब तुमने मेरे हाथ पर अंगूठी रखी, ये वो लम्हा था जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, और जब तुमसे मिलने तुम्हारी बस्ती पहुंची तो ये वो लम्हा था कि मेरी रूह भी मेरी ना रही थी, किसी और के कब्जे में चली गई थी, और मैं बेकरार होकर अपनी रूह को तलाश करने नहर वाले पुल पर पहुंच गई थी। अब तुम खुद ही इंसाफ करो मोहसिन, इन दोनों लम्हों में मुझे ये कब मालूम था कि तुम किसी बड़े जमींदार के बेटे हो? मोहसिन राव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे मुस्कुराकर देखता रहा। उसे अंदाजा हो गया नादरा उसके सवाल पर खफा हो गई है। उसके लहजे की खफगी उसने साफ महसूस कर ली थी। ये सवाल उसने बरसबीले तस्करा कर दिया था, जैसे उसने राखी के बारे में पूछा था। उसने भी एक सवाल कर डाला। हालांकि इस दौरान उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि नादरा किस कदर दीवानी लड़की है, इस कदर कि आग में कूद कर नतीजे के बारे में भी नहीं सोचती थी। ऐसी लड़की से इस तरह का सवाल उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। मोहसिन राव ने एक छोटा सा निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये खा लो। खूबसूरत लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, वो बुरे लगते हैं। इस छोटे से निवाले के लिए नादरा ने फौरन बड़ा सा मुंह फाड़ दिया और उसका हाथ पकड़कर निवाला मुंह में ले लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं नाराज तो नहीं हूं। खाना खाने के बाद मोहसिन राव मेहमान खाने में चला गया। यहां बैठकर उन दोनों ने कॉफी पी। रात भर का जागा हुआ था, उसे जबरदस्त नींद आ रही थी। नादरा उसे आराम करने का कहकर उसके कमरे से चली गई और जाते जाते कमरे का दरवाजा बंद कर गई। मोहसिन ने उठकर खिड़कियों के पर्दे गिराए। कमरे में खुशगवार सा अंधेरा छा गया। वो बेड पर लेटा तो फौरन ही उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तब वो गुस्ल खाने से निकली
मोहसिन राव के बेड के नज़दीक आकर उसने उसे गौर से देखा। मोहसिन दिलकश मर्द था, जिस पर कोई भी जिन से मुखालिफ अपना दिल हार बैठ सकती थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। वो सोता हुआ इतना हसीन लग रहा था कि वो बेकरार हो उठी। उसने मोहसिन राव के पैरों की तरफ आकर उसके दोनों अंगूठे पकड़ लिए और वो धीरे धीरे उसके जिस्म में सरायत करने लगी। अंगूठों से पैरों में, पैरों से पिंडलियों में और यहां तक के सीने में। मोहसिन राव उस वक्त पूरी तरह सो नहीं पाया था। नीम गुनुदगी सी कैफियत थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पांव के अंगूठे से उसके जिस्म में धुआं सा भर रहा है, उस पर घटा सी छा रही है। एक खलिश, एक सरशारी की कैफियत उस पर तारी हो रही है। फिर ये धुआं सा, ये बादल से उसके अंदर जाते हुए उसके सीने तक पहुंच गए। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर बंधे हुए थे। तब किसी ने उसे छुआ। एक रेशमी हाथ का सा एहसास उसे अपने हाथ पर हुआ। अब उसने लाहौल पढ़नी शुरू कर दी। उसके जिस्म ने मजामत का आगाज किया। उसने चीखना चाहा। वो नादरा को चीख चीख कर अपनी मदद के लिए पुकार रहा था। तभी एक झटका सा लगा और मोहसिन राव की आंख खुल गई। उसने गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लिया। कमरे में कुछ न था। वो गुस्ल खाने में जा चुकी थी। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि ये किस किस्म की कैफियत थी। आया उसने ख्वाब देखा है या ये सब जागते में हुआ है। उसके हाथ पर किसी नाजुक हाथ का लम्स अब भी मौजूद था और पांव के अंगूठे से सीने तक एक खटासी छाने की कैफियत। उसका लाहौल पढ़ना और नादरा को मदद के लिए पुकारना, हर बात उसके जहन में अच्छी तरह से नक्श थी। शायद वो लेटते ही सो गया था, उसने सोचा। उसने ख्वाब समझकर अपने जहन को झटका और फिर करवट लेकर सो गया। शाम को हिदायतुल्लाह ने उसे आकर उठाया। मुलाजिमा 2 बार देखकर जा चुकी थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था। तब नादरा ने हिदायतुल्लाह को भेजा था। उसने मोहसिन राव को बाजू छूकर आवाज दी, साहिब जी, साहिब जी। मोहसिन राव ने फौरन आंखें खोल दी और उससे पूछा, हाँ क्या हुआ? साहिब जी, शाम हो गई है, आप कब तक सोएंगे? चाय पी लें, बीबी आपका इंतजार कर रही हैं। हिदायतुल्लाह ने बड़े मौतबाना अंदाज में कहा। अच्छा। मोहसिन राव ये कहकर फौरन उठ गया और गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले कहने लगा, हिदायतुल्लाह मेरा 5 मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जी ठीक है साहब जी, हिदायतुल्लाह ने कहा। मोहसिन राव गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। उसने अपने चेहरे पर पानी के खूब छपाके मारे। मुंह धोते धोते अचानक उसे एहसास हुआ जैसे गुस्ल खाने में उसके साथ कोई और भी है। इस ख्याल के साथ ही एक और एहसास उभरा। यकदम उसके दिल में नहाने की ख्वाहिश जागी। इस ख्वाहिश पर उसे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो चंद घंटे पहले ही तो नहाया था। फिर उसका दिल उसे नहाने पर क्यों उकसा रहा था? इसके पीछे क्या अज़ाइम थे? किसी के अंदर होने का एहसास बदस्तूर कायम था। उसे खौफ सा महसूस होने लगा। वो मुंह धो चुका था। फौरन ही गुस्ल खाने से बाहर आ गया। कमरे में हिदायतुल्लाह मौजूद था। उसे देखकर मोहसिन राव ने सुकून का सांस लिया। मोहसिन राव ने सोचा कि हिदायतुल्लाह को गुस्ल खाने में भेज कर देखे। अंदाजा हो जाएगा कि यह महज उसका वहम है या फिर वाकई अंदर कोई चीज है। हिदायतुल्लाह, जरा बाथरूम में तो जाओ। साहिब जी, बाथरूम में क्या है? वो मोहसिन राव की बात सुनते ही कांपने लगा। ओ भाई, डरो मत, वहां कोई भूत प्रीत नहीं है। तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बाहर आ जाओ। मोहसिन राव ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा साहिब जी, जाता हूं। वो बादिल नखास्ता गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा। 2 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। साहिब जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अंदर तो कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कब कहा था कि अंदर कुछ है? मोहसिन राव ने हंसकर कहा। हाँ, आपने कुछ कहा तो नहीं था, पर आपके अंदाजे से पता चला जैसे अंदर कुछ है, हिदायतुल्लाह बोला। हिदायतुल्लाह के अंदर जाने और मुस्कुराते हुए बाहर आने से उसने अंदाजा लगा लिया कि यह एहसास के अंदर कुछ है महज उसका वहम है। अगर अंदर कुछ होता तो हिदायतुल्लाह भी उसको महसूस करता। खाने की मेज पर चाय के साथ बहुत कुछ था। नादरा बसद इसरार उसे एक एक करके तमाम चीज़ें खिलाती रही। चाय से फारिग हुए तो टेलर मास्टर रज़ाक उसका नाप लेने आ गया। उसने कल सुबह एक पैंट शर्ट सी कर देने का वादा किया। बकिया और जोड़े रात तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। मोहसिन राव अपने घर लाहौर जाने के लिए बेकरार था। उसने इस सिलसिले में नादरा से तस्करा किया। नादरा, मैं लाहौर जाना चाहता हूं। जाओ, नादरा ने एक लफ्जी जवाब दिया। इस मुख्तसर से जवाब से वो उसके लहजे का अंदाज़ा न लगा सका कि उसने नाराज़ होकर कहा है या खुशी से। कैसे जाऊं? मोहसिन राव ने पूछा। तुम्हें हिदायतुल्लाह छोड़कर आएगा, अगर कहो तो मैं भी साथ चलूं? नहीं, अभी नहीं।
मोहसिन राव फौरन बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। गुलबर्ग में मेरे चचा रहते हैं, मैं वहां जाती रहती हूं। मैं वहां चली जाऊंगी? नादरा हंसकर बोली, खैर ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने वालिदैन के साथ यहां आऊं, तब तक राजा साहिब भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नादरा ने उसकी बात से इत्तेफाक कर लिया। रात का खाना खाकर वो दोनों बहुत देर तक गढ़ी के बाग में टहलते रहे। खूबसूरत रुमानी बातें, मुस्तकबिल के ख्वाब, छेड़छाड़, हंसी मजाक, शेर व शायरी। जब वो दोनों बातें करके और टहल टहल कर थक गए तो नादरा उसे उसके कमरे तक पहुंचाकर अंदर गढ़ी में चली गई और वो कमरे में आ गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन चटखानी न लगाई। कपड़े तब्दील करके उसने लाइट बुझाई और बेड पर लेटकर टांगे फैला लीं। लाहौर जाने के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें बोझल होने लगीं। फिर जल्दी वो नींद के आगोश में चला गया। तब वो मुस्कुराती हुई गुसलखाने से बरामद हुई और उसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। मोहसिन राव को अचानक ही महसूस हुआ जैसे वो किसी की गिरफ्त में है, कोई उस पर छाया हुआ है। उसके होश आवाज बाहर न थे, वो नीम गुनूदगी के आलम में था। चाहता था पूरी तरह जाग जाए, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक सरशारी की सी कैफियत उस पर तारी होती जा रही थी। एक रेशमी सा लम्स का एहसास था। वो जो भी था उस पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसके असाब मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में थे। एक नशा सा था जो बढ़ता जा रहा था और उसके होश उड़ते जा रहे थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। वो उठा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो फौरन ही बेड पर बैठ गया। फिर कुछ देर बैठकर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गुसलखाने में पहुंचा। गुसलखाने में पहुंचकर जब उसकी नजर आईने पर पड़ी तो अपना चेहरा देखकर खौफजदा हो गया। वो किसी छुपकली की तरह एकदम सर्द हो रहा था। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने ये सोचकर कि कोई मुलाजमा या हिदायतुल्लाह होगा, कुर्सी पर बैठे हुए जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खुला है। तभी थोड़ा सा दरवाजा खुला। ट्रे में रखे बर्तन बज उठे। उसकी ट्रे पर नजर पड़ी। फिर ट्रे जिसके हाथों में थी उस पर नजर पड़ी। अरे! वो चौंक कर उठ गया। अरे आपने ये जहमत क्यों की? नाश्ता किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा देती? हाँ, ऐसा भी हो सकता था। नादरा ने अंदर आकर मुस्कुराते हुए ट्रे मेज पर रखी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? मोहसिन राव ने शिकायती अंदाज में कहा, जनाब आपको मालूम है कि यह नाश्ता मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। फिर सोचा कि जब नाश्ता बनाया है तो सर्व भी खुद क्यों ना किया जाए। बस ये सोचकर खुद ही ट्रे उठा कर ले आई। आपको कोई एतराज हो तो फरमाइए। नादरा ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। बिला वजह सहमत हुई, मोहसिन राव ने कहा। वो उसकी बात का कोई जवाब देना चाहती थी कि उसके चेहरे पर नजर पड़ी। वो एकदम घबरा गई। अरे ये क्या हुआ आपको? तकल्लुफ दिखा रहा हूं? मोहसिन राव ने पूछा। अरे नहीं बाबा, वो परेशान होकर बोली। आप पीले क्यों हो रहे हैं? ये आपको क्या हो गया? मैं ऐसे ही लाल पीला होता रहता हूं। उसने बात बनाने की कोशिश की। नहीं मोहसिन, मैं मजाक नहीं कर रही। जाकर आईना देखो। आईना देख कर ही आ रहा हूं। वो कम वक्त मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मोहसिन, मैं संजीदा हूं। संजीदा हो तो नाश्ते की बात करो। हाँ ठीक है, नाश्ता कर लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। देखो खामखा डॉक्टर को ना बुला लेना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जादूगर हूं ना, इसलिए गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता हूं। मोहसिन राव ने हंसकर कहा। अगर ये सच है तो फिर तुम रोज मुझे डराया करोगे। नहीं, ज्यादा नहीं, मोहसिन राव ने मासूम सूरत बनाकर कहा। अच्छा लाओ चाय दो। ये कहकर उसने केतली को छुआ, फिर बोला, अरे जनाब ये तो बिल्कुल ठंडी है, इसमें चाय भी है? हैं? नादरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें चाय नाम की कोई चीज ना थी। मोहसिन, ये क्या? चाय कहाँ गई? नादरा हैरान होकर बोली। चाय कहाँ जाएगी, केतली में है, जरा गौर से देखो। मोहसिन राव ने केतली छूकर कहा। नादरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें वाकई चाय मौजूद थी। कमाल है, लेकिन ये किस तरह हुआ? अभी केतली खाली थी, अभी चाय से भर गई। चाय तो कहीं नहीं गई, ये महज नजरबंदी का खेल था जो मैं दिखा रहा था। वो तुम देख रही थी, मोहसिन राव ने अपने शोबदे की वजाहत की। नाश्ता करके मोहसिन राव ने अपने बदन में थोड़ी सी जान महसूस की। ये एक ही रात में उस पर उफ्ताद पड़ी थी कि न सिर्फ उसके बदन का खून निचड़ गया था बल्कि बेहद कमजोरी भी हो गई। नादरा को तो उसने मजाक में टाल दिया था, लेकिन उसका जहन इसी गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था।
फिर उसे रात का ख्वाब याद आ गया। अजीब ख्वाब था वो। उस ख्वाब के बारे में सोचकर उसके जिस्म में चुरचुरी सी आ गई। अभी वो नाश्ते से फारिग हुए थे कि हिदायतुल्लाह मास्टर रज़ाक के साथ आ पहुंचा। मोहसिन राव ने पैंट शर्ट पहनकर देखी। दोनों कपड़े उसने बहुत अच्छे सिए थे। मोहसिन राव ने पहनकर बहुत स्मार्ट लग रहा था। मास्टर रज़ाक के जाने के बाद सबसे पहली बात जो हिदायतुल्लाह ने की वो मोहसिन राव से मुताल्लिक थी। साहिब जी, आप इस कदर पीले क्यों हो रहे हैं? सुन लिया मोहसिन, हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? आप मेरी बात मजाक में उड़ा रहे थे, नादरा ने कहा। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मोहसिन राव ने बेनियाजी से कहा। लेकिन जोगी रामपाल के साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा, हिदायतुल्लाह ने अफसरदा लहजे में कहा। सुबह ही सुबह मैं जोगी रामपाल के घर गया था। बीबी ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे जोगी रामपाल को देने के लिए। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिला खौफ व ख़तर अंदर चला गया, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो घर में अकेला रहता है। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे ज़मीन पर लेटा हुआ नजर आया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और आंख से आंसू बहकर कान में जा रहे थे। उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। वो अपनी आंखों को गर्दिश देने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। मैंने झुककर उससे पूछना चाहा कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसकी आंखों में जिंदगी के टिमटिमाते चिराग बुझ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, धड़कन बंद हो गई, नफ्स रुक गई, आंसू मुंजमद हो गए। मैंने उसकी आंखें बंद करना चाहीं, लेकिन वो बावजूद कोशिश के बंद ना हो सकी। उसके सीने पर किसी परिंदे का एक पंजा पड़ा हुआ था, हिदायतुल्लाह ने बताया। ऐसा ही पंजा मैंने राजमदारी के गले में पड़ा हुआ देखा है। उल्लू के पंजे का जिक्र सुनकर मोहसिन राव चौंक पड़ा। कहने लगा, कहाँ है वो पंजा? मेरे पास है साहिब जी, मैं आपको दिखाने के लिए अपने साथ ले आया हूं, हिदायतुल्लाह ने कहा। फिर उसने अपनी कमीज की जेब से वो पंजा निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। उसे एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया कि वो राजमदारी के गले का पंजा है। सवाल ये उठता था कि यह पंजा जोगी रामपाल के सीने पर कैसे पहुंचा और उसे मफलूज किसने किया, और ऐसा मफलूज कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठा। क्या फालिज का हमला था? अगर फालिज का हमला था तो रात के शहंशाह का पंजा कहां से आया? आखिर यह हमला किसने किया? क्या राजमदारी की बेचैन रूह ने उससे इंतकाम लिया है? अगर ऐसा हुआ है तो ये चौंकने का मकाम था। खतरे की घंटी बजने लगी थी। खुद उसके साथ भी कुछ कम नहीं हुआ था। रात ही रात में वो हल्दी की तरह पीला हो गया था और कमजोरी किस कदर हो गई थी। क्या ये एक ही जंजीर की दो कड़ियां थीं? जोगी रामपाल के बाद क्या अगला निशाना राजमदारी का वो खुद होगा? मोहसिन राव जूं जूं गौर करता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था। नादरा, ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, मोहसिन ने हिदायतुल्लाह के चाय के बर्तन उठाए जाने के बाद तशवीश भरे लहजे में कहा। जोगी रामपाल को यकीनी तौर पर राजमदारी ने मारा है। ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? नादरा ने पूछा। ये उल्लू का पंजा। मोहसिन ने काले धागे में तावीज़ की तरह बंधा हुआ उल्लू का पंजा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये वही पंजा है जो राजमदारी के गले में पड़ा रहता था। इसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब क्या होगा मोहसिन? नादरा ने सहम कर कहा। खतरा कम होने के बजाय बढ़ गया है, बहुत मोहतात रहना होगा, मोहसिन ने खोए हुए अंदाज में कहा। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नादरा में अचानक जाने कहां से हिम्मत आ गई। आओ चलो, तुम्हें बहराम नगर की सैर कराऊं। चलो। मोहसिन फौरन राजी हो गया। कैसे चलेंगे? उसने पूछा। चाहो तो जीप से चलते हैं, और अगर घुड़सवारी का मूड हो तो घोड़ों पर, नादरा ने कहा। बरसों हो गए घुड़सवारी किए, चलो घोड़ों पर चलते हैं, मोहसिन राव ने खुशी भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं घोड़े कसवाती हूं, तुम इतनी देर में ड्रेस चेंज कर लो। ये कहकर नादरा बाहर निकल गई। मोहसिन राव उठा। उसने नए कपड़े पहने और कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हिदायतुल्लाह उसे लेने आ गया। गढ़ी के दरवाजे पर दो खूबसूरत घोड़े मौजूद थे। मोहसिन राव ने अपनी सवारी के लिए मुश्की घोड़ा पसंद किया। नादरा सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एड़ लगाई और गढ़ी के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोहसिन राव ने अपना घोड़ा उसके ताक़ुब में लगा दिया। ये एक सरसब्ज इलाका था। वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे। बहराम नगर कहीं बहुत पीछे रह गया था। नादरा को अंदाज़ा नहीं था कि मोहसिन राव इतना अच्छा शहसवार है। खुद मोहसिन राव को भी मालूम ना था कि नादरा इतनी अच्छी घुड़सवारी कर लेती है। जब दोनों ने घोड़े दौड़ाए और इतनी दूर तक दौड़ाए तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला कि वो कितने ज़बरदस्त घुड़सवार हैं।
मोहसिन राव ने इस घुड़सवारी से खासा लुत्फ लिया। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घोड़े दौड़ाते हुए साथ साथ चल रहे थे। दोनों बातें करते जा रहे थे। मोहसिन राव को लाहौर जाने की फिक्र थी। वो कह रहा था, हाँ तो नादरा, मैं शाम को लाहौर चला जाऊं? शाम को नहीं, कल सुबह जाना। एक दिन तो और रुको मेरे पास, फिर आज तुम्हारे 2 जोड़े और सिलकर आ जाएंगे। कपड़ों की कोई फिक्र नहीं है, मोहसिन राव ने कहा। तुम्हें नहीं होगी, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अभी मोहसिन राव ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका घोड़ा एकदम भड़क उठा। आनन फानन उसने रफ्तार पकड़ ली। चश्मे ज़दन में वो हवा से बातें करने लगा। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि यह हुआ क्या। वो घुड़सवारी में माहिर ना होता तो घोड़े के अचानक बेकाबू होने पर जमीन बोस हो जाता। मोहसिन राव को बस यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक पीछे से जोरदार चाबुक मार दिया हो। मोहसिन राव ने उसकी पीठ पर संभल कर उसे हर मुमकिन रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकना तो दूर की बात है, घोड़े ने अपनी रफ्तार भी कम ना की। मोहसिन राव की लगाम खींचने की सारी कोशिशें रायका गईं। सामने जंगल था। घोड़ा देखते ही देखते जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में दाखिल होकर उसने अपने घोड़े को रोका और जंगल का जायजा लेने लगी। जंगल में सन्नाटा तारी था। मोहसिन राव का दूर तक पता ना था। घोड़े की टापों के ताज़ा निशानात मौजूद थे। वो उन निशानात को बगौर देखती हुई उन निशानों पर अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। थोड़ा अंदर जाकर ये निशानात गायब हो गए थे, क्योंकि सख्त जमीन शुरू हो गई थी। वो परेशान हो गई, अब क्या करे। घोड़े के समूह के निशान गायब थे। जंगल में कोई रास्ता या पगडंडी किस्म की चीज ना थी कि वो उस पर चल पड़ती। अब महज अंदाजे से ही आगे बढ़ना था। उसने सोचा, हो सकता है आगे जाकर कोई सुराख मिल जाए। फिर वो समूह के निशानात का अंदाजा करके एक तरफ चल दी। काफी दूर जाने के बाद उसे कोई सुराख ना मिला। वो फिर वापस आ गई। इसके बाद उसने एक और समत सफर शुरू किया। इस मर्तबा वो वक्फे वक्फे से उसे आवाजें भी देती जा रही थी, लेकिन जंगल में जानवरों और परिंदों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। नादरा हैरान थी कि मोहसिन राव कहाँ चला गया। अगर उसका घोड़ा किसी वजह से बेकाबू हो गया था तो अब तक उसने उस पर काबू पा लिया होगा। उसे वापस आ जाना चाहिए था। नादरा को उसकी घुड़सवारी के अंदाज से पक्का यकीन था कि वो कोई अनाड़ी घुड़सवार नहीं। उसे अपने घोड़े पर भी हैरत थी कि वो इस तरह अचानक क्यों भाग उठा था। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा था। वो सोच रही थी कि इस घोड़े को गोली मरवा देगी। उसने उसे मोहसिन राव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। खैर, जो होना था हो गया था। उसे अब मोहसिन राव की फिक्र थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कहीं की ना रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। वो पागलों की तरह जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। गाहे बगाहे वो आवाजें भी देती जा रही थी। मोहसिन, आवाज देते देते और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अचानक वो एक जगह रुक गई। सामने दरख्त की जड़ में एक छोटे से पत्थर पर मोहसिन राव की कमीज पड़ी थी। नादरा का दिल धक से रह गया। वो फौरन घोड़े से कूदी और भागती हुई दरख्त के नीचे पहुंची। उसने बेकरारी से उसकी कमीज उठाकर देखी। वो बिल्कुल साफ सुथरी थी। उस पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा ना था। यूं मालूम होता था जैसे ये कमीज खुद मोहसिन राव ने उतारकर पत्थर पर डाल दी हो। लेकिन मोहसिन कहाँ गया? घोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। नादरा ने आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराख न मिला। नादरा ने मोहसिन राव की कमीज गले में बांध ली और घोड़े पर सवार होकर उसे फिर ढूंढने लगी। साथ ही आवाज देने का अमल भी जारी था। नादरा ने चलते चलते अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डाली। उसे जंगल में भटकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। मोहसिन का दूर तक पता ना था। फिर चलते चलते वो चौंक पड़ी। उसे अपने सामने 4 फुट ऊंचा एक चबूतरा नजर आया। उसे पत्थरों से बनाया गया था और अंदाजन वो 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा था। उस चबूतरे के आसपास का इलाका साफ था। जंगल में उस चबूतरे की तामीर का क्या मकसद हो सकता था, ये समझ में ना आया। चबूतरा बिल्कुल साफ सुथरा यूं महसूस होता था जैसे अभी अभी उस पर झाड़ू दी गई हो। चबूतरे पर खड़े होकर उसने मोहसिन को जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब ना आया। फिर उसने चबूतरे से उतरकर चबूतरे के आसपास का इलाका छान मारा। मोहसिन तो ना मिला, अलबत्ता उसका घोड़ा मिल गया। वो एक दरख्त के नीचे सर झुकाए खड़ा था। अब सूरत हाल संगीन हो गई थी। मोहसिन राव का घोड़ा मौजूद था, मगर उसके वजूद का कहीं पता ना था। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मोहसिन राव पर क्या बीत गई। उसने तो आखिरी वक्त में उसके घोड़े को सर पर दौड़ते और जंगल में दाखिल होते ही देखा था। जंगल में दाखिल होने से पहले मोहसिन राव ने बतेरी कोशिशें की थीं कि वो किसी तरह उस मुश्किल घोड़े पर काबू पा ले। उसे शहजोरी के जितने गुर आते थे वो उसने आजमा डाले थे, लेकिन घोड़ा था कि काबू में नहीं आ रहा था।
वो बेलगाम हो गया था। लगता ही ना था कि उसके मुंह में लगाम है। उसने कई मर्तबा इतनी जोर से लगाम खींची थी कि घोड़े का मुंह भी लहूलुहान हो गया होगा, लेकिन घोड़े ने हार न मानी। वो सर पर दौड़ता रहा, यहां तक कि जंगल में दाखिल हो गया। मोहसिन राव ने फौरन उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, क्योंकि जंगल शुरू हो गया था और उसे अंदाजा हो गया था कि घोड़ा अपने आपे में नहीं है। इसलिए उसने लगाम ढीली छोड़ दी कि वो जहां जाना चाहे जा सके। वो जानता था कि नात्रा उसके पीछे आ रही होगी, लिहाजा उसकी निशानदेही के लिए अपनी कमीज उतार कर फेंक दी। आगे जाकर अचानक ही उसका घोड़ा रुक गया। फिर वो अगले 2 पांव पर खड़ा हो गया और अपना तवाजुन बरकरार न रख सका, गिर पड़ा। अगर मोहसिन राव फौरन ही उसकी पीठ से न उतर जाता तो वो घोड़े के नीचे जरूर दब गया होता। घोड़े से उतरकर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने एक चबूतरा देखा। उस चबूतरे पर एक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था और कालीन के दरमियान उस पर कोई बैठा हुआ था और मोहसिन की तरफ उसकी पीठ थी। इस जंगल में ये संगी चबूतरा, उस पर सुर्ख कालीन और कालीन पर चादर में लिपटा वजूद, अजीब पुरस्कार मंजर था। वो धीरे धीरे चबूतरे के नजदीक पहुंचा और चादर लिपटे वजूद से मुखातिब होकर बोला, कौन हो तुम? इंसानी आवाज सुनकर उसके वजूद में हरकत हुई। वो चादर ओढ़े ओढ़े खड़ा हो गया, फिर उसकी तरफ घूमा और चादर अपने सर से सरका दी। रेशमी चादर उसके रेशमी बदन से फिसलकर जमीन पर आ गिरी। वो एक इंतहाई हसीन औरत थी और अब उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज न थी। मोहसिन राव इस क़यामत खेज मंजर की ताप न ला सका। उसने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अरे ये क्या करते हो? वो हंसकर कहने लगी। उसकी आवाज और उसकी हंसी गजब की थी। मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। ये क्या तमाशा है? मोहसिन राव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तमाशे तो तुम दिखाते रहे हो मेरे जादूगर, मैंने तो कोई तमाशा नहीं दिखाया। वो एक अदाए खास से लहराई, फिर उसने अपना खास हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहने लगी, आओ ऊपर आ जाओ। उसका खूबसूरत और नाजुक हाथ बढ़ा का बड़ा ही रह गया। मोहसिन राव ने कोई तवज्जो न दी। उसका दिमाग चकराया हुआ था। ये बात उसके तसव्वुर में भी ना थी कि इस तरह भरे जंगल में कोई क़यामत उसके सामने आ जाएगी, और क़यामत भी ऐसी जो उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थी। वो भला कैसे तबाह हो जाता? क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम पैरों में पड़ी चादर को अपने सर पर रख लो? मोहसिन राव ने कहा। शुगात, ये कहकर वो क़यामत झुकी, पैरों में पड़ी चादर उठाई और सर से पांव तक अपना क़यामत खेज बदन ढांप लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो अब ऊपर आ जाओ। मोहसिन राव कालीन बिछे चबूतरे पर चढ़ गया और कहने लगा, हाँ अब कहो। बैठो। ये कहकर वो खुद भी बैठ गई। कौन हो तुम? मोहसिन राव ने कालीन पर बैठते हुए पूछा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत खूबसूरत हो, जिसका दिल चाहोगे तोड़कर गुजर जाओगे। वो एकदम बिगड़ गई। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मोहसिन राव ने बड़े वसूख से कहा। राखी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने इशारा दिया। तुम राखी को कैसे जानती हो? अपने बारे में बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं तो राजमदारी के बारे में भी जानती हूं। उसका कातिल कौन है, बता सकते हो? मैं नहीं हूं, मोहसिन राव ने कमजोर लहजे में कहा। तुम नहीं हो तो और कौन है? उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। राजमदारी ने तुम्हें अपने घर में किस कदर प्यार से रखा, किस कदर मोहब्बत थी, तुम्हें अपना काम सिखाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई, और तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी बेटी की तौहीन, उसका दिल तोड़ा, उसकी मोहब्बत को मोहब्बत न समझा, फिर राजमदारी के एतमाद को ठेस पहुंचाई, धोखे से उसे कत्ल करवा दिया। राजमदारी तुम्हारा मोहसिन था, तुमने अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? बोलो, क्यों किया? उसने मुझ पर कब्जा कर लिया था, मोहसिन राव ने शिकवा किया। ये क्यों भूल जाते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? अगर वो ऐसा ना करता तो तुम आज कहां होते? इस सिलसिले में मैं उसका शुक्रगुजार था, मैंने उसकी बहुत खिदमत की है, मोहसिन राव ने अपनी सफाई में कहा। उसे कत्ल करवा के? वो जहरीले लहजे में बोली। वाह, क्या खूब खिदमत की तुमने। आखिर तुम हो कौन? मेरे जादूगर, मैं तुम्हारी सजा हूं, एक खूबसूरत सजा। उसने अजब अंदाज इख्तियार किया। कहां से आई हो? मुझे देवा काली ने भेजा है। कौन देवा काली? मोहसिन राव ने पूछा। वही देवा काली जिसे राजमदारी ने मदद के लिए पुकारा था, उसने बताया। जब राजमदारी पुकार रहा था तो उस वक्त मैं देवा काली के कदमों में बैठी थी। राजमदारी की पुकार सुनकर उसने मुझे इशारा किया। उसके हुक्म की तामील में
मैं फौरन राजमदारी की मदद को आ गई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। मैं राजमदारी को नहीं बचा सकी। मरते हुए उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत का इंतकाम लिया जाए, उसके साथ धोखा करने वालों को न बख्शा जाए। सो तुमने सुन लिया कि मैंने जोगी रामपाल की क्या दुर्गत बनाई। वो अपनी जान से गया। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, इसलिए कि मैं खुद तुम पर मर गई हूं। अब तुम सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहोगे, मेरे होकर रहोगे, मेरी कैद में रहोगे। और अगर मैं तुम्हारी कैद में ना रहना चाहूं तो बात तुम्हारे चाहने की नहीं, मेरे चाहने की है। वो हंसने लगी। उसकी हंसी में जहर था। लेकिन मैं किसी और को चाहता हूं, उसकी कैद में रहना चाहता हूं, मोहसिन राव ने बताया। अब भूल जाओ उसको। वो मोहसिन को गहरी नजर से देखते हुए बोली, मैं जानती हूं वो आ रही है। तुमने उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी कमीज राह में फेंक दी है। बिलाखिर वो ढूंढती हुई इस चबूतरे तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके आने तक यहां कुछ नहीं रहेगा। अच्छा हुआ तुम्हारी ज़बानी मालूम हो गया। बिलाखिर नादरा यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं यहां से नहीं हिलूंगा, यहीं बैठा रहूंगा, उसके आने का इंतजार करूंगा। मोहसिन राव ने फैसला कुन लहजे में कहा, क्या चाहते हो, तुम्हारी नादरा को अंधा कर दूं ताकि वो यहां कभी पहुंच ही ना सके? उसने ये बात तेवर बिगाड़कर इंतहाई सफाकी से कहा। कोई खास अमल जानती हो क्या? मोहसिन राव ने पूछा। इस जंगल में एक नर्म दबीज कालीन पर बैठे हो, इसके बाद भी तुम्हें किसी अमल का सबूत चाहिए? मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? मोहसिन राव ने पूछा। मेरा नाम बक्का है। बक्का? ये क्या नाम हुआ भला? मोहसिन ने उलझते हुए कहा। बक्का का मतलब होता है सहरा की शहजादी, उसने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मैं तुम्हें बक्का नहीं दिखाई देती? सहरा की शहजादी नहीं मालूम देती? मोहसिन राव उसकी बात का क्या जवाब देता। इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो एक बेहद पुरकशिश औरत थी। उस पर उठने वाली नजर मुश्किल ही से झुकती थी। अब वो सहरा की शहजादी थी या पहाड़ों की मलिका थी, ये मोहसिन राव का मसला ना था। उसका मसला सिर्फ ये था कि नादरा किसी तरह यहां पहुंच जाए और उसको लेकर निकल जाए। और बक्का ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मौजूदगी में नादरा यहां पहुंच सकेगी और ना ही मोहसिन उसकी गिरफ्त से निकल सकेगा। बक्का ने अब मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेना चाहती थी। अगरचे वो जानती थी कि नादरा को यहां तक पहुंचने में काफ़ी देर लगेगी, फिर भी वो किसी किस्म का खतरा लेना नहीं चाहती थी। उसने मोहसिन को मखमूर निगाहों से देखा, बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और मीठे लहजे में बोली, मोहसिन, मेरा एक काम कर दो। हाँ बोलो। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? उसने पूछा। करीबी है, वो उधर दरख्तों के झुंड में, मोहसिन राव ने बताया। जाओ उसकी दुम का एक बाल ले आओ। बक्का ने एक अजीब फरमाइश की। बाल? क्या करोगी? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। तुम तो बड़े जादूगर हो, तुम्हें तो मालूम होगा, उसने हंसकर कहा। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने आज तक घोड़े के बाल से कोई करतब नहीं दिखाया। अच्छा फिर जाओ, लेकर आओ। मैं तुम्हें आज एक ज़बरदस्त तमाशा दिखाती हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए और तुम सीखना चाहो तो सिखा भी दूंगी। बक्का ने उसे अपनी चमकती आंखों से देखा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। मोहसिन राव ये कहकर चबूतरे से उतर गया और उस तरफ चल पड़ा जहां उसका घोड़ा खड़ा था। घोड़े के पास पहुंचकर उसके दिमाग में एक छन्नाका सा हुआ। उसने सोचा, क्यों ना घोड़े पर बैठकर निकल जाए। ये बक्का उसका कुछ ना कर सकेगी, बस देखती रह जाएगी। मगर मसला ये था, अगर वो यहां से निकल गया तो नादरा को कैसे पाएगा? जब तक वो जंगल से बाहर निकलेगा तब तक नादरा यहां पहुंच जाएगी। तब बक्का उसे भला कहां छोड़ेगी? वो जाने उसका क्या हशर करे। हो सकता है वो उसे अंधा ही कर दे। अभी कुछ देर सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो घोड़े के बाल का क्या करती है, क्या तमाशा दिखाना चाहती है। हो सकता है तमाशा खत्म होने तक नादरा उसको तलाश करती हुई यहां तक पहुंच जाए, फिर दोनों मिलकर ही इस बक्का की बच्ची को ठिकाने लगाएंगे। बक्का कोई बच्ची ना थी, उसने कुछ सोच समझ कर ही उसे भेजा था। वो उससे बचकर नहीं जा सकता था। मोहसिन राव ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक घोड़े की दुम से एक बाल तोड़ा और बक्का के सामने लहराते हुए बोला, ये लो। बक्का ने वो बाल एहतियात से अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों में लेकर उसे खींचकर देखा। वो काफ़ी लंबा और मजबूत बाल था। तब वो बाल पकड़कर उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे जादूगर, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाती हूं कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। बस मैं जैसा कहूं वैसे करते जाओ। चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। वो फौरन राजी हो गया। पहले मैं तुम्हारे हाथ पीछे करके उस बाल से बांधूंगी,
फिर तुम्हारे पांव और उसके बाद तुम्हारे पूरे जिस्म पर इस बाल को लपेट दूंगी। बक्का, तुम भूल रही हो कि यह घोड़े का बाल है, कोई रस्सी नहीं। इससे तुम मेरे हाथ ही बांध दो तो यही बहुत है। मोहसिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बस तुम मेरा कमाल देखते जाओ और मुझे दांत देते जाओ। लाओ, अपना हाथ लाओ। ये लो। मोहसिन राव ने उसके सामने अपने दोनों हाथ कर दिए। अपने हाथ पीछे करो, बक्का ने कहा, और उसके दोनों हाथ पीछे करके खास अंदाज से बांध दिए। फिर उसने कहा, अब बैठ जाओ। वो बैठ गया। उसने उसके दोनों हाथ घोड़े के बाल से बांध दिए। मोहसिन राव हैरान होकर देखने लगा, ये बाल इतना बड़ा कैसे हो गया? और फिर अभी खत्म नहीं हुआ था। हाथ पांव बांधने के बाद उसके पैरों के दोनों अंगूठे मिलाकर बाल लपेटना शुरू किया, और फिर उसने इतने से बाल को इतना लंबा किया कि उसके जिस्म के गिर्द लपेट दिया। उसने बाल के जरिए उसे कुछ इस तरह जकड़ दिया कि वो अब अपने जिस्म को हिला भी नहीं सकता था। फिर बक्का ने उसे करवट से लिटा दिया और कहकहा मारकर हंसने लगी। क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? मोहसिन राव ने लेटे लेटे और बंधे बंधे पूछा। हंसूं ना तो और क्या करूं? मुझे उम्मीद ना थी कि तुम इस आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। मैं समझा नहीं। तुमने देखा कि एक छोटा सा घोड़े का बाल मेरे हाथों में किस कदर लंबा हो गया? हाँ, वाकई तुमने कमाल किया। मैंने जो कमाल किया है उसका तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है। कुछ बताओ तो समझ में आए? मोहसिन राव ने पूछा। यह घोड़े का बाल किसी मजबूत रस्सी से कम नहीं, बल्कि कांटेदार रस्सी कहना चाहिए। अब तुम मेरी मर्जी के बगैर इस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकते, उसने पुरस्कार लहजे में कहा। मोहसिन उसकी बात सुनकर दम बखुद रह गया। कहीं वाकई वो सच तो नहीं कह रही? ये क्या मजाक है? वो परेशान होकर बोला। ये मजाक नहीं, संगीन हकीकत है। जरा आज़ाद होकर देखो, बक्का ने हंसते हुए कहा। वो करवट से लेटा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पांव भी बंधे हुए थे, और वो घोड़े का बाल उसके पूरे जिस्म पर लिपटा हुआ था। उसने खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को घुमाया, जोर लगाया, झटका दिया। तब उसे एकदम तकलीफ का एहसास हुआ। उसे यूं महसूस हुआ वो घोड़े का बाल उस तरह की धार बनकर उसके गोश्त में उतर गया हो। फिर उसने अपने पैरों को जुम्बेश दी। वो बाल तेज धार की तरह उसके गोश्त में उतर गया। वो जिस्म के जिस हिस्से को भी हरकत देता, घोड़े का बाल जहां भी तंग होता, वो टूटने के बजाय किसी तेज आले की तरह गोश्त में घुस जाता और खून छलकने लगता। बक्का ने सही कहा था, वो घोड़े का बाल लोहे का बहुत बारीक तार बन गया था। ऐसा तार जो न टूट सकता था और न खुल सकता था, अलबत्ता जोर आजमाई के वक्त जिस्म को किसी ब्लेड की तरह काट सकता था। ये क्या किया तुमने? उसने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, अपनी गिरफ्त में लिया है, वो खनकती हुई आवाज में बोली। देखो, मुझे आज़ाद कर दो। मुझे अपने घर जाना है, अपने वालिदैन से मिलना है। अब तुम किसी से नहीं मिल सकते, तुम्हारी सारी मुलाकातें बंद। तुम क्या करना चाहती हो? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मर गए तो फिर सजा कौन भुगतेगा? अच्छा, मेरा जिस्म तो आज़ाद कर दो, बेशक हाथ पांव बंधे रहने दो। फिलहाल ये भी मुमकिन नहीं, बक्का ने बड़ी रुखाई से कहा। फिर क्या मुमकिन है? कुछ बताओ तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी आबादी से दूर लिए जाती हूं। आखिर कहाँ? अपने इलाके में, अपनी आबादी में, एक नए जहान में। वहां मुझे क्या करना होगा? एक कैदी को भला क्या करना होता है? तुम कैद काटोगे, कैद तन्हाई। मुझे नादरा से तो मिल लेने दो, बकौल तुम्हारे वो यहां पहुंचने ही वाली होगी। बस अब अपना मुंह बंद कर लो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक। वो एकदम तैश में आ गई। उसकी आंखें एकदम वीरान और सफाक नजर आने लगी। वो उठकर खड़ी हो गई। मोहसिन राव से फटी फटी आंखों से देखने लगा। वो अब न जाने क्या करने जा रही थी। बक्का चबूतरे से नीचे उतर आई। उसने मोहसिन की टांगे घसीट कर उसे सीधा किया और फिर उसके दोनों पैरों के अंगूठे थाम लिए। अंगूठे पकड़ते ही उस पर खुमार किसी कैफियत छाने लगी। उसकी रगों में नशा सा उतरने लगा। ये कैफियत उसे जानी पहचानी से लगी। तब उसे अचानक ख्याल आया कि गढ़ी बहराम नगर में उस पर इस किस्म की कैफियत तारी हुई थी। इसका मतलब है वहां बक्का मौजूद थी। आखिर ये कब से उसके ताक़ुब में है? वो चाहता था कि इस सिलसिले में बक्का से बात करे, चंद सवालात करे, लेकिन उसमें अब बोलने की सकत ना रही थी। वो उस पर छाती चली जा रही थी। पांव के अंगूठों से पिंडियों पर, वहां से ऊपर और ऊपर। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसकी जिस्म में लहरें सी उठ रही थीं। जज्बात का जवार भाटा चढ़ता जा रहा था। धुआं सा भर रहा था। एक घटा सी छा रही थी। एक सरशारी किसी कैफियत तारी थी। वो खुद को डूबता हुआ सा महसूस कर रहा था।
दिमाग तारीक होता जा रहा था। कानों में हवाओं का सा शोर था। सिसकियां सी सुनाई दे रही थीं। फिर सन्नाटा सा तारी हो गया। मोहसिन राव अपने होश गंवा बैठा था। जब उसे होश आया तो उस पर बुरी तरह नकाहत तारी थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निकाल लिया हो। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। ऊपर निगाह की तो आसमान नजर ना आया और ना दरख्त नजर आए। उसे ऊपर किसी झोपड़ी की छत नजर आ रही थी। वो कालीन ही पर लेटा था और उसके हाथ पांव कैद न थे। ये बात उसने महसूस की क्योंकि वो चित लेटा हुआ था और उसके हाथ कमर के नीचे नहीं दबे हुए थे बल्कि पहलू में रखे थे। पांव की बंदिश भी खुली हुई थी। उसका जिस्म भी आज़ाद था। अपना जिस्म आज़ाद महसूस करके उसे खुशी हुई क्योंकि उसे घोड़े के बाल से जिस तरह जकड़ दिया गया था वो एक इंतहाई तकलीफ दे अमल था। वो अपने जिस्म को जरा सी भी जुम्बिश नहीं दे सकता था। वो आज़ाद जरूर हो गया था लेकिन अब ना वो चबूतरा था ना वो जंगल ना वो होशरुबा बक्का। कुछ भी ना था। अब नक्काहत से बंद होती आंखें थीं। वो एक छोटी सी गोल झोपड़ी में था जिसका छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे से धूप अंदर आ रही थी। उसे बाहर का मंजर नजर नहीं आ रहा था। उठने की उसमें अब ताब ना थी। वो यूं ही बेहिसो हरकत लेटा रहा। उसे नहीं मालूम था कि वो यहां कैसे पहुंचा। उसे बस इतना याद था कि बक्का ने उसकी टांगें घसीटकर उसके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लिए थे। उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। उसी कैफियत में उसके होश जाते रहे थे। जाने ये कौन सी जगह थी। शायद बक्का उसे अपने इलाके अपनी आबादी में ले आई थी किसी नए जहान में। उसने सोचा बाहर निकल कर देखे कि वो कहाँ आ गया है। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ पांव का दम निकला हुआ था। यूं महसूस होता था जैसे वो बरसों का बीमार हो। वो महज अपनी गर्दन उठाकर रह गया। इस तरह गर्दन उठाने में भी उस पर एक क़यामत बीत गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सर में दर्द की ऐसी टीस उठी कि वो तड़प कर रह गया। वो अपनी गर्दन गिराकर बुरी तरह हाँफने लगा। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। वो 19-20 साल का एक कड़ियल जवान था लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर कोई उसे जवान हरगिज़ ना कहता। वो बेहिसो हरकत पड़ा। बहुत देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा। तब कहीं जाकर उसकी सांस काबू में आई लेकिन जान अभी भी ना आई थी। उसने झोपड़ी के अंदर एक तायराना नजर डाली। उस झोपड़ी में एक तरफ एक छोटी सी मेज थी। उस पर कुछ ढका हुआ रखा था। मेज के नीचे बने पायदान पर कोई काला कपड़ा रखा हुआ था। गालिबन कोई चादर वगैरह थी। मेज के बराबर एक सुराही थी जिस पर एक कटोरा ढका हुआ था। उस मेज और सुराही के अलावा इस झोपड़ी में कोई और चीज ना थी। अलबत्ता कालीन जरूर बिछा हुआ था। वो उठकर बाहर जाना चाहता था लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद उसमें तवानाई नहीं आई थी। उसका हलक खुश्क हो रहा था। कांटे से पड़ रहे थे। वो उठकर सुराही से पानी पीना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब 2-3 घंटे गुजर जाने के बावजूद उससे उठा ना गया तो उसने सोचा कि सुराही तक उठकर जाने के बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता करवट के बल लुढ़कता हुआ क्यों ना सुराही तक पहुंच जाए। सुराही ज्यादा दूर नहीं थी। मुश्किल से 5-6 फुट के फासले पर होगी। उसने अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत करके अपना बायां हाथ घुमाकर कालीन पर रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करवट ली। एक करवट लेने ही में उसकी जान निकल गई। फिर इसी तरह वो करवटें बदल कर लुढ़कता हुआ किसी न किसी तरह सुराही तक पहुंच गया। फिर उसने सुराही के ऊपर ढका हुआ कटोरा उतारा और उसे कालीन पर रखकर एक हाथ से सुराही झुकाई। सुराही पानी से भरी हुई थी। जरा सा झुकाने पर ही उसमें से पानी छलक उठा। फिर पानी कटोरे में गिरने लगा। कटोरा भरने के करीब हुआ तो उसने सुराही सीधी कर दी और हाँप कर लेट गया। कुछ देर के बाद जब कुछ सांस दुरुस्त हुआ तो उसने फिर जरा सा उठकर कटोरा उठाया और मुंह से लगा लिया। पानी का पहला घूंट किसी छुरी की तरह उसके हलक में उतरता चला गया। वो जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पानी ठंडा था और मीठा भी था। पानी पीकर उसे खासा सुकून महसूस हुआ। कुछ तवानाई भी बहाल होती दिखाई दी। कुछ देर वो आंखें मूंदे खामोशी से लेटा रहा। फिर उसने मेज का सहारा लेकर उठना शुरू किया। कोशिश करके वो मेज से कमर टिकाकर बैठ गया। फिर उसने ढकी हुई ट्रे पर से कपड़ा हटाया। उस ट्रे में उसके लिए खाना और अंगूर रखे थे। उसने अंगूर के गुच्छे से 2-4 अंगूर तोड़कर खाए। अंगूर बहुत रस भरे और मीठे थे। वो धीरे धीरे सारे अंगूर खा गया, यहां तक कि अंगूर खत्म हो गए। अंगूर ने उसके कमजोर जिस्म को काफी तवानाई बख्शी। अब वो मेज की तरफ मुंह करके बैठ गया। उसने खाना खाया, फिर पानी पीकर लेट गया। खाना उसने खूब सेर होकर खाया था। उस पर खाने का खुमार चढ़ने लगा। वो जल्दी नींद की आगोश में चला गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो सूरज गुरूब होने का वक्त हो चुका था।
उस वक्त उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। वो हिम्मत करके धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़े होते हुए इसकी आंखों के आगे अंधेरा ज़रूर आया, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभाले रहा। फिर वो एक एक कदम जमा कर उठता हुआ झोपड़ी के दरवाजे की तरफ चला। झोपड़ी का दरवाज़ा छोटा था, उसे झोपड़ी से निकलने के लिए खासा झुकना पड़ा। जब वो दरवाजे से निकलकर सीधा खड़ा हुआ तो बाहर का माहौल देखकर हैरत ज़दा रह गया। सामने लकोदक सहरा था। रेत के ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले हुए थे। सामने सूरज की बड़ी सी टिकिया लाल अंगारा बनी हुई थी। दूर तक कोई दरख्त न था, न आदम न आदमजाद। इतने बड़े सहरा में बस उसकी झोपड़ी थी। जाने उसे कहाँ लाकर छोड़ दिया गया था। ये बड़े अनोखे तर्ज की कैद थी। इस झोपड़ी को छोड़कर अगर वो फरार होना भी चाहे तो कहाँ जाएगा? उसे सजा के तौर पर महज सहरा में ही छोड़ दिया जाता तो वो कितने दिन जिंदा रहता? सहरा में हर समत रास्ता देखने के बावजूद उसे रास्ता ना मिलता। वो भटक भटक कर भूख प्यास से दम तोड़ देता। यहाँ तो उसे न सिर्फ साया मुहैया किया गया था, बल्कि खाना पीना और सोने के लिए कालीन भी मौजूद था। गोया उसे आला दर्जे की कैद दी गई थी। सरे दस्त उसका मसला अपनी तवानाई बहाल करना था। तवानाई बहाल होने के बाद अगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दिया तो वो ज़रूर फरार होने की कोशिश करेगा। अभी वो डूबते सूरज को देखता हुआ ये सब सोच ही रहा था कि अचानक फजा में सनसनाहट सी हुई। हवा का एक तेज झोंका सा महसूस हुआ और कोई उसके सर पर से गुजरता हुआ आगे चला गया। अभी अंधेरा नहीं फैला था। उसके सर पर से जो परिंदा गुजरा था वो उल्लू था। आगे जाकर वो वापस पलटा। अब वो सीधा मोहसिन राव की तरफ बढ़ रहा था। मोहसिन उसे बड़े सहमे हुए अंदाज में देख रहा था। नजदीक आकर जब उस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर उस पर झपटने की कोशिश की तो न जाने अचानक उसमें कहां से तवानाई आ गई। वो फौरन झुककर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो उसका जख्मी हो जाना यकीनी था। अपने शिकार को झोपड़ी में दाखिल होता देखकर वो और ऊपर उठा और झोपड़ी के ऊपर से प्रवास करता हुआ दूर चला गया। फिर एक चक्कर लगाकर वापस झोपड़ी की छत पर आ बैठा। उल्लू के इस हमले से उसे यह अंदाजा करने में देर न लगी कि इस झोपड़ी का दरवाज़ा बंद न होने की वजह से किसी मुहाफिज की गैर मौजूदगी के बावजूद वो झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ कुछ नादीदा मुहाफिज हैं। इन 2-3 दिनों में झोपड़ी में कोई नहीं आया था, लेकिन खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई थी। खाना खत्म होने पर कपड़े के नीचे दूसरा खाना आ जाता। पानी कम होने पर सुराही खुद ब खुद पानी से भर जाती। कपड़े के नीचे खाना और सुराही में पानी डालकर जाने वाला उसे बावजूद कोशिश के नजर नहीं आया था। वो 3 दिनों में किसी से बात करने, किसी की शक्ल देखने के लिए तरस गया था। लको तक सहरा, अकेली झोपड़ी और इस झोपड़ी में तन्हा आदमी। शायद ये कैद तन्हाई थी। 7 दिन गुजर गए। इन 7 दिनों में वो खा पी कर खासा भला चंगा हो चुका था। उसकी ताकत बहाल हो गई थी। हाथ पैरों की रंगत सुर्खी माइल हो गई थी। तब वो आई। 7वीं रात थी। चांदनी चटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी के अंदर मलगजा उजाला फैला हुआ था। वो दरवाजे की तरफ मुंह किए लेटा था। बाहर चांदनी बरस रही थी। 14वीं का चांद रात में चमकीले जर्रों को मजीद चमका रहा था। बाहर हर सू उजाला फैला हुआ था। बड़ी मशहूर कुन फजा थी। तभी मोहसिन राव की नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी। सामने से उसे वो कत्ताला आलम आती नजर आई जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी उजाड़ दी थी। उसने उससे उसकी महबूबा छीन ली थी। वालिदैन के घर की तरफ जाता रास्ता गुम कर दिया था। फिर न जाने वो उस पर क्या अमल करती कि वो होश खुर से बेगाना हो जाता, बरसों का मरीज बन जाता था। इस अमल के जरिए शायद वो उसके जिस्म का तमाम खून अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। वो उसे आता देखकर फौरन उठकर बैठ गया। 7 दिन के बाद उसे किसी की शक्ल दिखाई दी थी। वो सफरी लिबास में थी और आती हुई किसी भटकी हुई रूह की तरह लग रही थी। वो रूह तो ना थी, लेकिन भटकी हुई जरूर थी। मोहसिन राव की जवानी ने उसे भटका दिया था। यूं तो वो देवा के हुक्म पर उसे सजा देने आई थी। उसने जोगी रामपाल को सजा दे भी दी थी। मोहसिन राव को भी वो सजा देने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। लेकिन जब उसने मोहसिन राव को देखा तो वो उसे देखकर सजा देना तो दूर की बात है, वो ये भी भूल गई कि वो उसके ताक़ुब में क्यों आई थी। मोहसिन राव ऐसा ही हसीन मर्द था। उसकी मौजूदगी खवातीन के दिलों में आग लगा देती थी। उसकी शख्सियत में बला की कशिश थी। राखी और नादरा इसी कशिश का शिकार हुई थीं और अब बक्का उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। वो उसे अपने साथ उड़ा लाई थी और उसे ऐसी जगह कैद कर दिया था जहां से किसी का गुजरना था। राजमदारी ने ऊपर जाते हुए मोहसिन राव का हाथ बक्का के हाथ में पकड़ा दिया था।
उसे मुजरिम की पहचान करवा दी थी। वो जानता था कि देवा काली ने जिस किसी को मदद के लिए भेजा है वो हर कीमत पर मोहसिन राव से उसका इंतकाम लेकर रहेगा। उसे क्या मालूम था कि खुद सयाद ही शिकार हो जाएगा। अगर उसे यह मालूम होता तो वो किसी कीमत पर मोहसिन राव का हाथ उसके हाथ में ना देता। वैसे बक्का का प्यार भी किसी सजा से कम ना था। वो उसकी जान निकाल लेती थी। यूं महसूस होता था जैसे वो उसके सारे बदन का खून खुद अपने जिस्म में जज्ब कर लेती हो। बाद में उसकी जो हालत बनती हो वो अपनी जगह, लेकिन इस अमल से उस पर जो बेखुदी, कैफ और सरशारी की कैफियत छाती, उसका कोई जवाब ना था। अब उसे जो बक्का नजर आई तो उसे देखकर वो मतजाद कैफियत का शिकार हो गया। उसे देखकर खुशी भी हुई और रंज भी हुआ।